देखते हैं कि महान मौर्य साम्राज्य, महान मौर्य साम्राज्य और इसका जो है पार्ट 2। कल की क्लास में आपने देखा था किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से मिलकर के मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। उसके बाद देखा था कि 305 ईसा पूर्व में जो है सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध और शांति समझौता होता है। फिर उनकी पुत्री हेलन से विवाह करते हैं, 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में देते हैं। एक राजदूत मेगस्थनी जाते हैं, 4 प्रांत इनको मिलते हैं, अराकोसिया है, प्रोपनिसडाई है, जेड्रोसिया है, हेरात है। और उसके पश्चात जो है इनके साम्राज्य में जो है अकाल पड़ता है, मगध में अकाल पड़ता है। जैन संत भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला जाते हैं, संलेखना विधि अन्न जल त्याग करके प्राणोत्सर्ग करते हैं। बिंदुसार जो है सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। इसके अंतर्गत सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग करते हैं, मीठी मदिरा है, सूखे अंजीर है और एक दार्शनिक है। मीठी मदिरा और सूखे अंजीर तो तुरंत मिल जाता है, दार्शनिक को वो कहते हैं सीरिया की परंपरा में दार्शनिकों का लेन देन नहीं होता है। और डायमेकस को उन्होंने राजदूत के रूप में भेजा। इसी प्रकार मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस रहते हैं, वो जो है डायनीसियस नामक राजदूत को इनके दरबार में भेजते हैं। इनके समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, एक को दबाने के लिए बड़े बेटे सुसीम को भेजा, छोटे को दबाने के लिए अशोक को भेजा। अशोक उस विद्रोह को दबाने में सफल होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा जग उठती है और 4 वर्षों तक उत्तराधिकार का संघर्ष करते हैं। उस उत्तराधिकार के संघर्ष में 269 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठते हैं। 8 वर्ष के पश्चात कलिंग का युद्ध होता है, या 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध होता है। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है कलिंग के युद्ध को जीत लेते हैं, परंतु 1 लाख लोग मारे जाते हैं। इससे इनका हृदय द्रवित होता है। युद्ध नीति मतलब भेरी घोष की नीति का त्याग करते हैं और धम्म घोष की नीति का पालन करते हैं। इसके बाद धम्म घोष की नीति में बच्चों कल चर्चा हुआ था, अहिंसा, जीवन भर अहिंसा के मार्ग पर चले। वो खुद कहते हैं, उस जमाने में पाली बोला जाता था, वो खुद कहते हैं कि यमचू धम्मम, धम्म क्या है। अपने अभिलेखों में उत्तर देते हैं, आपसिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च यमचू धम्मम। मातृ शुश्रूषा, पितृ शुश्रूषा, गुरुवम च शुश्रूषा यमचू धम्मम। यहां तक की कहानी हम लोग देख चुके थे। बड़ी संख्या में आप सभी छात्रों का मुझे अभिवादन दिख रहा है और आप सभी प्यारे छात्रों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग आज के सेशन को कैरी ऑन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना, प्रतिज्ञा दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस शनिवार को पूरी जो है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की टीम जो है पटना पहुंच रही है और पटना आप लोगों के साथ मुलाकात होगा 22 जून दिन शनिवार। जो भी छात्र पटना में है वो सीधे आकर के हम लोगों के साथ मिल सकते हैं और को लाइव टेलीकास्ट जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों जो है हम लोग शुरू करते हैं। महान मौर्य साम्राज्य अब कहां पर आते हैं, सम्राट अशोक के अभिलेख, सम्राट अशोक के अभिलेख। सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं उसके अंतर्गत देखा जाए तो उसके अंतर्गत जो है 3 भागों में बांटेंगे। शिलालेख जो है, पत्थर पे लिखे गए जो अभिलेख हैं उन्हें शिलालेख कहते हैं। दूसरा जो है स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख जो स्तंभ मतलब जो पिलर पे लिखा गया है उसे स्तंभ लेख कहते हैं। और तीसरा जो आएगा इसके अंतर्गत उसे जो है गुहा लेख कहा जाएगा, केव एडिक्ट जो है कहा जाएगा। सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण आर्ट एंड कल्चर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इनके अभिलेखों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, शिलालेख है, स्तंभ लेख है और गुहा लेख है। अब बच्चों ये शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख को समझने से पहले एक जनरल इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हैं। तो मौर्यकालीन अभिलेख देखते हैं, मौर्यकालीन अभिलेख, और इसमें जो 2 अभिलेख हैं वो सम्राट अशोक के पहले के माने जाते हैं। 2 अभिलेख कौन कौन से हैं भाई? ये 2 अभिलेख जो हैं महास्थान है और सहगौरा अभिलेख है, सहगौरा अभिलेख। महास्थान बच्चों कहां से मिला है? बंगाल से मिला है। सहगौरा जो है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर क्षेत्र है। महास्थान सहगौरा ये किसका माना जाता है? ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये अभिलेख किसके हैं? तो ये अभिलेख जो है चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं सम्राट अशोक के दादाजी हैं भाई, ग्रैंडफादर हैं। इस पे जो है सहगौरा वाले पे प्रश्न पूछा भी गया है, आईएएस में 3-4 साल पहले जो है पूछा गया है। ये इन अभिलेखों का उद्देश्य क्या है? तो ये अभिलेख जो हैं आपातकाल में खाद्य सुरक्षा का प्रावधान करते हैं। आपातकाल में ये क्या है? खाद्य सुरक्षा का जो है वो प्रावधान करते हैं। अब बच्चों हम लोग कहां पे आते हैं? तो इसके बाद जो है सम्राट अशोक के अभिलेख शुरू होते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख, सम्राट अशोक के अभिलेख पे कई सारे प्रश्न बनते हैं।
पहला मुद्दा है कि इस अभिलेख की भाषा क्या है। What was the language of the Ashokan script? The language of the Ashokan script is was प्राकृत। भाषा जो है वो प्राकृत है। अगला बच्चों जो है लिपि कौन सी है? तो भाषा प्राकृत है। अगर लिपि देखा जाए तो लिपि जो है कई सारी है, ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, आरमाइक है और ग्रीक लिपि है सम्राट अशोक के अभिलेख जिसकी भाषा क्या है, जिसकी भाषा प्राकृत है, लिपि जो है ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, ग्रीक है और आरमाइक है। अगला बच्चों प्रश्न है कि ये भी आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, आईफिल 2016 में पूछा गया है, किसने पढ़ा था इनके अभिलेख को, किसने पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये क्या हो गया? ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया जो है सम्राट अशोक के अभिलेखों का। कुल अभिलेखों की संख्या कितनी है भाई? तो कुल अभिलेख जो हैं, कुल अभिलेख लगभग 200 से ज्यादा हैं, लगभग 200 से ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो 200 से ज्यादा अभिलेख हैं, किसने इन्हें पढ़ने का प्रयास किया है? सॉरी, किसने अशोक के अभिलेख के आधार पर या तो आपस में बेटा बातचीत नहीं करना है। वो क्या कौन है? प्रांसी है करीम विद्यासागर भाई। लड़कियों को कोई गलत बोल रहा है? बैच कोऑर्डिनेटर महोदय आप बिल्कुल ही संज्ञान में इन सारे कमेंट्स को रखिए। मैं पढ़ाने में रहता हूं, पढ़ाने में बच्चों शिक्षा का एक मछली तालाब को गंदी नहीं होता है। अगर कोई भी गलत शब्द किसी को भी, सबकी कल भी कहा था कि ये अक्षर हो गए बेटा ना, तो उसका प्रमाण। तो आइए जो है कुल अभिलेख लगभग 200 से ज्यादा हैं। कौन है भाई? तो इतिहासकार डी.आर. भंडारकर हैं। इतिहासकार डी.आर. भंडारकर ने, इतिहासकार डी.आर. भंडारकर ने मौर्यकालीन इतिहास को अशोक के अभिलेखों के, अशोक के अभिलेखों को आधार बनाकर लिखा है। अब एक प्रश्न बच्चों और बनता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इस अभिलेख में उपाधि कौन सा मिलता है? इस अभिलेख में उपाधि कौन सा मिलता है? तो जो उपाधि है वो देवानाम्पीय प्रियदर्शी की उपाधि है। देवानाम्पीय प्रियदर्शी की उपाधि है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? तो इसका मतलब देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी हुआ। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी। तो ये किसका नाम है? ये अशोक की उपाधि है, सम्राट अशोक की उपाधि है। इनके अभिलेखों में नाम नहीं मिलता है, देवानाम्पीय प्रियदर्शी मिलता है, मतलब देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी मिलता है। नाम कुछ अपवाद में अभिलेख है केवल उसमें मिलता है। तो जो अशोक नाम है, जो अशोक नाम है, ये किस अभिलेख में मिलता है? तो ये जो है मास्की में मिलता है, गुर्जरा में मिलता है, निट्टूर में मिलता है और उदगोलन में मिलता है। मास्की है, गुर्जरा है, निट्टूर है और उदगोलन में मिलता है। तो चलिए भाई ये क्या है? ये उपाधियां हो गई। अब आगे बढ़ा जाए और आगे क्या है? तो आगे का जो मसला है वो सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। अभिलेख जो हैं शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख हैं। शिलालेख बच्चों जो पत्थर पे लिखा गया उसे शिलालेख कहते हैं, जो स्तंभ पिलर पे लिखा गया उसे स्तंभ लेख कहते हैं, जो पहाड़ की गुफाओं में लिखा गया है उसे गुहा लेख कहते हैं। शिलालेख को दो भागों में बांटते हैं। शिलालेख को दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है बृहद शिलालेख और दूसरा जो है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। अगला जो स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख को दो भाग में बांटा जाता है। बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख तो ये दो भागों में बांटा जाता है। जो बड़े पत्थर पे लिखे गए हैं बृहद शिलालेख हैं, जो छोटे पत्थर पे लिखे गए हैं लघु शिलालेख हैं। बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। बृहद शिलालेख बच्चों कुल कितने हैं? तो बृहद शिलालेख जो हैं कुल 14 हैं। बृहद लघु स्तंभ लेख कितने हैं? तो बृहद लघु स्तंभ लेख कुल 7 हैं।
गुहा लेख कितने हैं भाई? ये कई कई जगहों से मिले हुए हैं। जो गुहा लेख मिला है ये कहां से मिला है? तो ये जो है बिहार के गया जिले के बराबर पहाड़ी से मिला है। बराबर पहाड़ी से मिला है। बिहार में एक गया बच्चों जिला है, नाम तो सुने ही होंगे। धार्मिक रूप से, पौराणिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बड़ा ही उसका महत्व है। वहीं पे बराबर की पहाड़ियां हैं। बराबर की पहाड़ियों के जो पहाड़ की गुफाएं हैं वहां से इनके अभिलेख मिले हैं। कुल 4 हैं। तो कौन कौन से हैं भाई? तो लोमस ऋषि गुफा है, अगला जो है विश्व झोपड़ी गुफा है। लोमस ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। अगला जो है सुदामा गुफा। और अगला जो है कर्ण चौपड़ गुफा है। देयर वर द टोटल 4 केव एडिक्ट which were excavated from the Gaya district of Bihar near the Barabar caves. They are the Lomas Rishi caves, विश्व झोपड़ी caves, सुदामा caves and कर्ण चौपड़ caves. तो चलिए बच्चों, ये सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। अभिलेख से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हैं। नोट्स में थोड़ा सा और डीप में जाऊंगा और कुछ जो फैक्चुअल डेटा है, जैसे कलिंग युद्ध के बारे में 13वां लेख में मिलता है। धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति है वो 5वां बृहस्पति लेख में मिलता है। तो जो कुछ और फैक्चुअल डेटा है उसे नोट्स में मैं करवा दूंगा। तो यहां तक का बताइए बच्चों, जो है अशोक के अभिलेख जो है वो मामला क्लियर है, सही है? आगे बढ़ा जाए। चलिए बेटा, सलोनी है वो गया से हैं, शिवम भी हैं ये भी गया से हैं। तो आप लोग बेटा गए हैं, बराबर जो गुफा देखे हैं? गया शहर से कितना दूर है? आइए बेटा, जो है ठीक है, नीलमा आपका नाम है। कल मैंने नीलम शायद आपका नाम बोला था और आपने कमेंट में लिखा था कि सर मेरा नाम सही कर लीजिए। चलिए जो है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो है अब मौर्य काल की राजनीतिक जो दशा थी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या किया, बिंदुसार ने क्या क्या किया, सम्राट अशोक ने क्या क्या किया, ये सब जो है हो गया। अब हम कहां पे बढ़ते हैं? तो अब हम लोग बढ़ते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक दशा। मौर्यकालीन प्रशासनिक दशा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन ऑफ द मौर्यन एज। मौर्यकालीन जो प्रशासनिक दशा है, मौर्यकालीन जो प्रशासन है उसमें कई प्रकार का प्रशासन है, जैसे कि केंद्रीय प्रशासन है, दूसरा जो है प्रांतीय प्रशासन है, तीसरा जो है नगर पालिका प्रशासन है, चौथा जो है वो न्याय जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को न्याय प्रशासन या न्यायपालिका प्रशासन। ये बच्चों नगर पालिका है। नगर पालिका मींस की म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आती है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन है ना, जो स्थानीय प्रशासन के बारे में बताता है, जहां पर नगर पालिका और ग्राम पंचायत है। वैसे ही उस जमाने में मेगास्थनीय नगरीय प्रशासन के बारे में बताते हैं। फिर न्यायपालिका प्रशासन है, फिर जो है सैन्य प्रशासन है, और फिर जो है गुप्तचर प्रशासन है। These were the various types of administration under the Mauryan time scenario. They are categorized under the central administration, provincial administration, then after municipal administration, judicial administration, military administration and vigilance administration. तो चलिए बच्चों, जो है अब मौर्यकालीन प्रशासनिक दशा में 1 by 1 करके शुरू करते हैं। पहला कौन सा है? तो पहला जो है केंद्रीय प्रशासन है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो केंद्रीय प्रशासन भाई क्या है? आज भी केंद्र का प्रशासन प्रधानमंत्री और उनकी जो कार्यपालिका वो केंद्रीय प्रशासन है। प्रांतीय प्रशासन जो मुख्यमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद है प्रांतीय प्रशासन है। आज भी नगरों में प्रशासन नगरपालिका प्रशासन है। न्यायपालिका जो न्याय प्रदान करता है उनके प्रशासन है। तो इसमें सबसे पहला क्या है भाई? इसमें सबसे पहला जो है केंद्रीय प्रशासन है। तो केंद्रीय प्रशासन के सर्वोच्च शिखर पर कौन है? सर्वोच्च शिखर पर सम्राट थे। और सम्राट को उनके कार्यों में सहयोग देने के लिए कौन होता था? तो सहयोग देने के लिए जो है एक केंद्रीय
मंत्री परिषद होता था। अब ये जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, सम्राट को उनके कार्यों में सहयोग देने के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद होता था। ये जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, इसमें कौन कौन थे भाई? केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन कौन थे उसे समझने से पहले जरा कौटिल्य के बारे में बात किया जाए। चाणक्य या कौटिल्य जो हैं, कौटिल्य जो हैं केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो द साप्तांग थ्योरी इट वाज प्रोपाउंडेड बाय द कौटिल्य। अब ये साप्तांग सिद्धांत क्या है? तो साप्तांग सिद्धांत बच्चों जो है, इसमें राजा हैं, इसमें जो हैं राजा हैं, अगला जो है अमात्य हैं, राजा अमात्य, अगले जो हैं जनपद हैं, राजा अमात्य जनपद, अगले जो हैं दुर्ग हैं, अगले जो हैं कोष हैं, अगले जो हैं दंड हैं, और अगले जो हैं मित्र हैं। इन द साप्तांग थ्योरी ऑफ द कौटिल्य दिस इज द राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड एंड मित्र। अब ये बिना इस 7 सिद्धांत के कौटिल्य का ऐसा मानना है कि एक राज्य सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता है। क्या इनका कहना है भाई? तो कहते हैं कि राजा, किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजा चाहिए। जैसे आज किसी देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री, जिस देश में जैसी व्यवस्था है, अमेरिका में राष्ट्रपति, हमारे यहां पे प्रधानमंत्री। कोई देश का एक सर्वे सर्वा होता है भाई ना, वैसे ही साप्तांग सिद्धांत में कहते हैं किसी भी देश को, साम्राज्य को चलाना है तो उसका एक राजा होना जरूरी है। फिर कहते हैं कि एक राजा जो है, अगर बेटा एक प्रधानमंत्री पूरे देश को चला सकता तो डीएम बनाने की आप लोगों को जरूरत ही क्या थी? संभव ही नहीं है कि एक व्यक्ति पूरे देश को चला ले, पूरे साम्राज्य को चला ले। तो राजा को उनके कार्यों में सहयोग देने के लिए कौन है? उनके कार्यों में सहयोग देने के लिए अमात्य हैं। अमात्य की मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। राजा हो गए, अमात्य हो गए, अगले कौन है भाई? तो अगले जो हैं जनपद हैं। कहते हैं राजा होकर के क्या करेंगे, उनकी मंत्री परिषद होकर के क्या करेगी? जब तक साम्राज्य की सीमा, अरे जन से जनपद हुए थे भाई उत्तर वैदिक काल में ना, तो जब तक साम्राज्य की सीमा सुनिर्धारित नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो राजा हैं, अमात्य हैं, जनपद का मतलब क्या है कि साम्राज्य की सीमा निश्चित होना चाहिए। आज बेटा विडंबना यह है कि पाकिस्तान से भी हमारा सीमा विवाद जो है, सीमा स्पष्ट नहीं है। बांग्लादेश से तो बहुत हद तक अब हम लोग सुलझा चुके हैं। श्रीलंका के साथ भी वही समस्या बना हुआ है। चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है ही है। कौटिल्य कह रहे हैं, चाणक्य कह रहे हैं कि नहीं भाई, पहला काम साम्राज्य की सीमाओं को जो है निर्धारित कीजिए, उसे सुस्पष्ट कीजिए। तो राजा हैं, अमात्य हैं, जनपद हैं, अगला जो है दुर्ग हैं। कहते हैं जब साम्राज्य की सीमा निर्धारित हो गई उसे दुर्गीकृत कर दीजिए, उसे फोर्टिफाइड कर दीजिए। साम्राज्य की सीमा को दुर्गीकृत कर देंगे, उसे फोर्टिफाइड कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? दुर्ग जो है वो सुरक्षित हो जाएंगे, राज्य जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। आज फिर से बच्चों वही चीज है कि ना तो हम कंप्लीटली लेजर फेंसिंग ना तो पाकिस्तान के साथ कर पाए, ना तो बांग्लादेश के साथ कर पाए। जो जौन सा जिस तरह का जमाना घुसपैठिया घुस जाते हैं भाई ना, वो कौन सी पिक्चर, उरी पिक्चर थी या किसी पिक्चर में देखा कि जमीन के अंदर गड्ढा बना करके सीमा पार करा दे रहे हैं। और भारत बांग्लादेश की बच्चों जो सीमा है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में आप कभी जाइए, चेरापूंजी का नाम तो सुने होंगे। कमाना शुरू कीजिएगा बच्चों तो अपने देश को थोड़ा घूमिएगा, बड़ा ही खूबसूरत आपका देश है, हमारा देश है। और जो किताबों में पढ़े हैं, या सिलेक्शन ले लीजिएगा, सरकार फ्री में घुमाएगी, पूरा इंडिया भी घुमाएगी और वर्ल्ड का टूर भी कराएगी। अब फ्री में बेटा जो है राजधानी ट्रेन से लेकर के, हवाई जहाज से लेकर के पूरा भारत भ्रमण कराया जाएगा। लगभग 1 महीने के आसपास चलता है। जो पढ़े हैं, भारत विविधता में एकता का देश है। जाइए आसाम में गुवाहाटी से आगे बढ़िए, जो है गुवाहाटी से आगे बढ़ेंगे, शिलोंग से आगे बढ़िए, शिलोंग से आगे बढ़िए, फिर दर्शन कीजिए कि कितनी विविधता अपने देश में है। और जब चेरापूंजी की तरफ जाएंगे तो भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर आपको दिखेगा, आदमी तो छोड़िए, वो गाय को भी पार करा देते हैं। मुद्दे की बात बच्चों क्या है? मुद्दे की बात यह है कि आज भी हमारी पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं जो है सुरक्षित नहीं हुई हैं। आज से 2300 साल पहले चाणक्य कह रहे हैं कि दुर्गीकृत कर दीजिए, फोर्टिफाइड कर दीजिए, उन्हें सुरक्षित कर दीजिए। फिर कहते हैं एक राज्य को चलाने के लिए समृद्ध राजकोष की आवश्यकता होता है। समृद्ध राजकोष की आवश्यकता मतलब क्या है भाई? बेटा आज का कोई जमाना थोड़ी है, हर दौर में जमाना कुछ ऐसा ही था। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया भाई, इसकी महत्ता को चाणक्य भी समझते थे, कौटिल्य भी समझते थे। और कहते हैं कि एक राज्य का समृद्ध राजकोष होना चाहिए।
द रॉयल ट्रेजरी ऑफ अ स्टेट इट शुड बी इनरिच्ड। क्यों समृद्ध होना चाहिए भाई? आज बेटा जो जान दे करके आईएएस के पीछे आप लोग पड़े हैं ना, आज जो जान दे करके पीछे पड़े हुए हैं आईएएस के पीछे, कल कह दिया जाए एक आईएएस डीएम साहब पे बहुत खर्चा होता है, कह दिया जाए गाड़ी नहीं दिया जाएगा, समाज सेवा है, साइकिल से समाज सेवा कीजिए ना, एक साइकिल दे दिया जाए, वो भी रेंजर टाइप में नहीं, जो पुराने जमाने वाली साइकिल है। कह दिया जाए समाज सेवा है, तनख्वाह लेकर के, पगार लेकर के क्या करेंगे, खाने पीने का 5-10 हजार रुपया ले लीजिए, समाज सेवा करते रहिए। कह दिया जाए कि ये नौकर चाकर जो है लेकर के, अरे भाई सरकारी गाड़ी है तो सरकारी ड्राइवर भी मिलता है, घर के अंदर एक आपको मेड मिलते हैं, गार्डनिंग के लिए जो बागवानी के लिए एक मेड, कहा जाएगा ये सब क्या करेंगे, थोड़ा मेहनत कीजिए, अपने से फूल पत्ती पौधा लगाइए, खाना वाना अपने से बनाइए। 90% बेटा तैयारी छोड़ के भाग जाएंगे, 90% नहीं 99% भाग जाएंगे। इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतनी बच्चों 6वां वेतन आयोग में सैलरी भी ठीक है। अरे आज के जमाने में टेलीफोन का पैसा, गाड़ी में पेट्रोल का पैसा, ड्राइवर का पैसा, आपकी दवा का पैसा, आपके पूरे परिवार के इलाज का पैसा, जिले का सबसे जो है प्राइम लोकेशन पे आपका कैंटोनमेंट एरिया में आपको आवास मिलता है। आवास भी बेटा जो है एक आध बिस्सा 2 बिस्सा में नहीं मिलता है, बीघा 2 बीघा में आवास रहता है। सरकार इतना तामझाम कहां से आपको देती है? तो प्रशासनिक महकमा है, सेना है, उसके मनोबल को बनाए रखने के लिए शाही राजकोष का समृद्ध होना बहुत ही जरूरी है। तभी सेना भी आपकी, अरे भाई सैनिक क्या है, सैनिक तनख्वाह पाते हैं तब तो अपनी जान की बाजी लगाते हैं। मान लीजिए सेना का एक बच्चों अलग मुद्दा है, तनख्वाह जान की बाजी लगाने के लिए काफी नहीं है, वो एक पैट्रियोटिज्म होना चाहिए, नेशनलिज्म होना चाहिए। मुद्दे की बात है कि एक शाही कोष जो है वो होना चाहिए, समृद्ध कोष होना चाहिए। फिर कहते हैं दंड विधान कठोर होना चाहिए। कहते हैं दंड विधान ऐसा होना चाहिए कि केवल अपराधी को सजा न मिले, इतनी कठोर उस अपराधी को सजा दीजिए कि अन्य लोगों के लिए नजीर बन जाए। बच्चों यूपी के मुख्यमंत्री हैं, नाम तो सुने ही हैं, महिलाओं के साथ कोई भी अगर छेड़छाड़ किया, कुछ भी, पहले देखते हैं कि उनको टांग में गोली मारा जाता है, अगर कुछ भी अनएक्सेप्टेबल वो रहा तो सीधे गोली मार दिया जाता है। अन्य चीजों पे तो नहीं बच्चों, लेकिन समाज में बहु बेटियां सम्मान के साथ बाहर निकल सकें, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के लिए बहुत जरूरी उपाय है। समाज में बहु बेटियां जो है अपने मान सम्मान के साथ बाहर निकल सकें, घर परिवार जो है कम से कम सुकून में रहे कि बिटिया पढ़ने गई है तो सुरक्षित लौट के आएगी। इन सब के लिए अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ जो व्यवहार है वो सटीक व्यवहार है। यहां पे कुछ भी बच्चों पैर में गोली मार रहे हैं, शूट आउट कर ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगले के लिए जो अन्य अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, मनचले लोग हैं, उन मनचलों के लिए, अपराधियों के लिए एक नजीर बन जाएगी। अगर सोच भी लिया तो परिणाम बस गोली ही मारा जाएगा। तो क्या है बच्चों? तो दंड विधान कठोर होना चाहिए। कठोर दंड विधान किस लिए? वो समाज के लिए एक नजीर बने, अपराधियों के लिए एक नजीर बने, और कोई वो अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। अगला करें कि मित्र, एक राज्य के कहते हैं कि स्वाभाविक मित्र होने चाहिए। स्वाभाविक मित्र होने चाहिए, और इसमें कहते हैं कि यदि आपका पड़ोसी राज्य आपका दुश्मन है, हमारा पड़ोसी राज्य ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, कहते हैं यदि आपका पड़ोसी राज्य आपका दुश्मन है तो उसका पड़ोसी राज्य जो है आपका स्वाभाविक मित्र है। अफगानिस्तान हमारा स्वाभाविक मित्र है। इधर पड़ोसी राज्य जो चीन है वो हमारा क्या है बच्चों? दुश्मन है। चीन का पड़ोसी जो ये जापान है, जापान हम लोगों का मित्र है। तो इस तरीके से क्या है, ये कहते हैं कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, एक राज्य के कुछ स्वाभाविक मित्र होने चाहिए। जो कहा जाता है बच्चों की बुरे समय पर अपने तो अपने होते हैं। तो चलिए जो है ये कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है, क्लियर है कि नहीं है? फटाफट बताइए। अब हम लोग कहां पे आते हैं? अब हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का 2 रूप था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का 2 रूप था। जो 2 रूप था, इसमें जो है उच्च वाले जो हैं उन्हें तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ जो हैं इन्हें कैबिनेट मंत्री मान सकते हैं, और दूसरे कैटेगरी के जो मंत्री थे उन्हें अध्यक्ष कहा जाता था, इन्हें राज्य मंत्री मान सकते हैं। तीर्थ बच्चों जो हैं, दुर्ग मतलब कहते हैं जैसे मान लीजिए कश्मीर हमारे राज्य की सीमा है, अरुणाचल प्रदेश हमारी सीमा है, तो कहते हैं जो सीमा है वहां पे दुर्ग बना दीजिए, किला बना दीजिए। किला बना देंगे तो आपकी सीमाएं जो हैं, वो कौन सी मूवी अक्षय कुमार की रहती है ना, केसरी शायद नाम रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा। तो केसरी मूवी में आप क्या देखते हैं कि वो दुर्ग जो रहता है, उस दुर्ग में, अब तो आप लोग को पता होता है ज्यादा, जो है मुट्ठी भर सिख सैनिक रहते हैं, और कैसे 10,000 जो है अफगान पठानियों को जो है हरा देते हैं। अगर मजबूत दुर्ग नहीं रहता बेटा तो संभव ही नहीं था। आइए जो है, तो तीर्थ जो है कैबिनेट मंत्री हैं, और इस कैबिनेट मंत्री जो तीर्थ हैं इनका वेतन कितना था? तो इनका वेतन 48,000 पौंड वार्षिक था। 48,000 पौंड वार्षिक था, मींस कि 4,000 पौंड पर महीना था, पर मंथ था। अब बच्चों 4,000 पौंड जो है वो चांदी का सिक्का होता था। आज एक साथ चांदी का सिक्का 1,800 का आता है।
800 से भी 4000 गुणे 800 कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना महीना सैलरी पाते थे। आई फील कि 32 लाख रुपया महीना होना चाहिए। तो ये क्या था, ये सोने की चिड़िया होने की एक वानगी था। कई सारे जो हैं तीर्थ हैं या अध्यक्ष हैं, उनको नोट्स में मैं अभी लिखवा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो है वो क्या है, तो अगला जो है प्रांतीय प्रशासन है। प्रांतीय प्रशासन में प्रांत को क्या कहते थे, प्रांत को चक्र कहते थे। प्रांत को चक्र कहते थे। चक्र का जो प्रधान था वो कौन होता था भाई, मतलब प्रांत का प्रधान युवराज, जो राजा के लड़के हैं उन्हें प्रांत का मुखिया बनाया जाता था। जैसे सम्राट अशोक अवंती प्रांत के मुखिया रहते हैं। कुल कितने प्रांत थे, तो मौर्य काल में कुल जो हैं 5 प्रांत थे। कुल बच्चों कितने प्रांत हैं, तो कुल 5 प्रांत थे। जो प्राच्य देश है, प्राच्य देश की राजधानी कहां पे थी, तो प्राच्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र था। अगला जो है पैड कहां लिखा है बेटा ना, पर मंथ मैंने पर एनम लिखा हुआ है। पण है, पैड नहीं है, पण है, पण औरंग वाला न है, पण। पण बेटा जैसे आज रुपया कहते हैं ना, उस जमाने में चांदी के सिक्के को पण कहते थे। और ये ऐसे जो डैश है पर एनम है, मतलब इतना वार्षिक है। वार्षिक है तो उसको 12 से भागा देंगे तो 12 चौक 48 होता है, 4000 पण महीना हो गया। तो 4000 गुणे 800 करेंगे तो 800 करेंगे तो 3 2 5 0, 32 पे 5 0 लगा दीजिए। तो 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 32 लाख रुपया महीना जो है आज के हिसाब, वो भी बच्चों आज का चांदी का सिक्का 10 ग्राम का होता है। तो कई बार मैंने आप लोगों से कहा है ना कि दिया लेकर के भी खोजेंगे तो अपने देश जैसा कोई दूसरा देश पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। अरे वो रात में सपना थोड़ी आता है जो है कि भारत सोने की चिड़िया थी। हाथ कंगन को आरसी क्या, 10 ग्राम का सिक्का बच्चों जो है उसके उस जमाने में 180 ग्रेन का चांदी का सिक्का चल, 10 ग्राम के हिसाब से 32 लाख सैलरी थी। सोने की चिड़िया जो है ऐसे ही थोड़ी थे। तो आइए जो है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुल कितने प्रांत हैं। कुल 5 प्रांत हैं। प्राच्य देश है, प्राच्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र है। उत्तरापथ है, उत्तरापथ की राजधानी जो है तक्षशिला है। अगला जो है दक्षिणापथ है, दक्षिणापथ की राजधानी जो है सुवर्णगिरी है। प्राच्य देश हो गया, उत्तरापथ हो गया, दक्षिणापथ हो गया। इसके बाद जो है अवंती है, अवंती की राजधानी उज्जैन है। इसके बाद बच्चों कलिंग है, कलिंग की राजधानी तोशाली था, जौगढ़ या तोशाली है। उत्तरी कलिंग का जौगढ़ है, दक्षिणी कलिंग का तोशाली है। तो आइए जो है बेटा 2000 स्थल पूछा गया है। 2000 स्थल में मोहनजोदड़ो लोथल कितना को बताया जाएगा, और आप लोग को बुकलेट भी तो दिया जाता है ना, ई संपूर्ण बुकलेट दिया जाता है, तो उससे आप कर सकते हैं। आइए बच्चों जो है, तो अब प्रांत के नीचे कौन था, तो प्रांत के नीचे जो है जिला था। प्रांत के नीचे जो है प्रशासन की इकाई जिला था। जिला को उस जमाने में विषय कहते थे, और जिला के जो मुखिया हैं, आज आप लोग जिलाधिकारी हैं, उस जमाने में विषयपति कहते थे। अब जिला के नीचे कौन था भाई, जिला के नीचे जो है गांव है, गांव का ग्राम है, ग्राम का मुखिया जो है ग्रामीणी है। बीच में खरवाटिक हैं, द्रोण हैं, ऐसे करके कुछ और प्रशासनिक इकाइयां आती थी जो ब्लॉक लेवल की होती थी। चलिए, तो प्रांतीय प्रशासन हो गया। अब हम लोग कहां पे आते हैं, तो अब हम लोग जो हैं नगर पालिका प्रशासन पे आते हैं। नगर पालिका प्रशासन पे आते हैं। नगर पालिका प्रशासन के बारे में चर्चा किसने किया है, तो इसके बारे में चर्चा जो है मेगास्थनीज ने इंडिका ग्रंथ में किया है। कुल कितनी समिति हैं भाई, तो कुल 6 समिति हैं, और इन 6 समितियों में 5 सदस्य हैं। मींस की कुल कितने सदस्य हैं, कुल 30 सदस्य हैं। तो ये भी हो गया भाई। अगला जो है, अगला जो है एक आध 2 लोगों को ब्लॉक कीजिए भाई ना, एक आध, ये सब मानेंगे नहीं जो हैं अभी नया नया बैच है, 2-4 को ब्लॉक करेंगे ना, वो सारा जो इधर उधर वाला है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ भी बकवास बेटा नहीं दिखना चाहिए। ये अंतिम वार्निंग मेरा है। और जो कोऑर्डिनेटर महोदय हैं, आपको फ्री हैंड है, आप जिसको भी इधर उधर का फालतू बकवास करते हैं या ज्ञान बांटते हुए देखिए, 2-4 को ब्लॉक कीजिए, वो खुद अभी सही हो जाएंगे, कल परसों तक ये सब सही हो जाएंगे। चलिए बेटा जो है, तो नगर पालिका प्रशासन जो है, नगर पालिका प्रशासन का उल्लेख हमें मेगास्थनीज के इंडिका में मिलता है। कुल 6 समिति हैं, हर समिति में 5 सदस्य हैं, कुल जो हैं
30 सदस्य हैं। अब अगला जो है वो क्या है, तो अगला जो है न्यायपालिका प्रशासन है। न्यायपालिका प्रशासन है। न्यायपालिका प्रशासन में न्यायालय कितने प्रकार के थे, तो 2 प्रकार के न्यायालय थे। जो 2 प्रकार के न्यायालय थे कौन कौन है, तो धर्म स्थलीय हैं और कंटक शोधन न्यायालय है। कंटक शोधन न्यायालय है। धर्मस्थलीय कौन सा न्यायालय है, तो ये दीवानी न्यायालय है। कंटक शोधन जो है वो फौजदारी न्यायालय है। जो बच्चों प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं ना, प्रॉपर्टी के लेन देन के जो झगड़े हैं, किसी ने किसी का खेत हड़प लिया है, जायदाद हड़प लिया है, वो मामले कहां पे जाते हैं, वो दीवानी न्यायालय में जाते हैं। उस जमाने में उसे धर्मस्थलीय न्यायालय कहते थे। जो मारकाट के झगड़े हैं, मारकाट वाले झगड़े कहां पे जाते हैं, फौजदारी न्यायालय में जाते हैं। इसे कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। अगला कौन सा है भाई, तो अगला जो है सैन्य प्रशासन है। कौन सा प्रशासन है, सैन्य प्रशासन है। सैन्य प्रशासन में कितने प्रकार की सेना थी, तो सैन्य प्रशासन में पैदल सेना है, धनुर्धर सेना है, रथ सेना थी, रथ सेना थी। इसके अलावा जो है नौसेना थी, अश्वसेना था। अश्वसेना मतलब घोड़ों की सेना, और हस्ती सेना। हस्ती सेना मीन्स की हाथियों की सेना। इतने प्रकार की सेना जो है वो रहती है। समिति बेटा काउंसिल को कहते हैं, कुछ लोगों को मिला करके आज भी उसे काउंसिल कहते हैं। तो कुल 6 समितियां थी, हर समिति में 5-5 सदस्य हो गए तो उसे काउंसिल, उसे समिति कहा जाने लगा था। वैदिक काल में वो अलग था, सभा और समिति राजनैतिक संस्था थी। चलिए सैन्य प्रशासन हो गया। अब हम लोग कहां पे आते हैं, तो अब हम लोग जो है गुप्तचर प्रशासन पर आते हैं। कहां पर आते हैं, गुप्तचर प्रशासन पर आते हैं। 2 प्रकार के गुप्तचर, मौर्य काल में कितने प्रकार के गुप्तचर थे, 2 प्रकार के गुप्तचर थे। इन 2 प्रकार के गुप्तचर में एक कौन थे भाई, एक जो है संस्था है और दूसरे जो हैं संचार हैं। संस्था जो थे ये एक स्थान पर रह करके गुप्तचरी करते थे, किसी एक जगह पे रह करके, और वहां क्या गुप्तचर करना उन्हें संस्था कहते थे। संचार बच्चों हॉलीवुड की मूवी है जेम्स बॉन्ड 007, किसी ने देखा है ये मूवी बच्चों? 1956 से इसकी सीरीज आ रही है जेम्स बॉन्ड 007। ये 1956 से ये फिल्म के कई पार्ट आ रहे हैं, और अभी भी 5-6 साल पहले क्वांटम ऑफ सोलेस करके आया था। ये जेम्स बॉन्ड कौन है, तो ब्रिटेन के जासूस हैं। जब भी ब्रिटेन के ऊपर खतरा आता है तो दुनिया भर के देशों में जेम्स बॉन्ड को भेजा जाता है। जेम्स बॉन्ड कैसे गुप्तचर हुए, कैसे जासूस हुए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जासूसी करने वाले, वही संचार हैं, एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जासूसी करने वाले। चलिए बच्चों, तो सैन्य प्रशासन भी समाप्त हुआ। अब बोलिए कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फटाफट बोलिए कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नोट्स बनाएंगे। प्रशासन भी बच्चों हो गया, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लियर मुझे बताइए। जो है क्लियर का मैसेज, हाँ रॉ भी कर सकते हैं, रिसर्च और एनालिसिस विंग जो है उसे भी कर सकते हैं। चलिए जो है जेम्स बॉन्ड, बेटा जेम्स बॉन्ड नहीं है, जेम्स बॉन्ड है। हेडिंग दे दीजिए मौर्यकालीन अभिलेख। हेडिंग दे दीजिए मौर्यकालीन अभिलेख। मौर्यकालीन अभिलेख में लिखिए सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टिफेंथेलर ने, 12 बजे लोड होता है बेटा, 1 बजे, अच्छा अभी 12 बज रहा है ना, 12 बजे के आसपास में लोड होता है, वो अपलोड हो जाएगा कल वाला नोट्स। सर्वप्रथम टिफेंथेलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज किया, अशोक के अभिलेखों की खोज किया, फुल स्टॉप। सम्राट अशोक के अभिलेखों की, सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत, अभिलेखों की भाषा प्राकृत, जबकि लिपि, जबकि लिपि ब्राह्मी खरोष्ठी, जबकि लिपि ब्राह्मी खरोष्ठी, आरमाइक और ग्रीक था। सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत, जबकि लिपि ब्राह्मी खरोष्ठी, आरमाइक और ग्रीक था। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों की कुल संख्या, अशोक के अभिलेखों की कुल संख्या 200 से अधिक है। अभिलेखों की कुल संख्या 200 से अधिक है। देखिए 1837 ईस्वी में कुल संख्या 200 से अधिक है।
नेक्स्ट 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में उनका नाम न मिलकर उनकी उपाधि देवानामपीय पियदसी की मिलती है। देवानामपीय पियदसी की मिलती है। नेक्स्ट, फुल स्टॉप। मास्की गुर्जरा निट्टूर और उद्गोलन अभिलेख में उनका नाम अशोक मिलता है। मास्की गुर्जरा निट्टूर और उद्गोलन अभिलेख में उनका नाम अशोक मिलता है। हेडिंग दे दीजिए, सम्राट अशोक के अभिलेखों की विविध श्रेणियां। हेडिंग देना है, सम्राट अशोक के अभिलेखों की विविध श्रेणियां। नीचे उसके हेडिंग दे दीजिए, बृहद शिलालेख। यह कांधार ब्रैकेट में अफगानिस्तान, कौमा शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा ब्रैकेट में पाकिस्तान, कालसी उत्तर प्रदेश, गिरनार कौमा गिरनार ब्रैकेट में गुजरात, शोपारा ब्रैकेट में महाराष्ट्र, धौली और जौगढ़ उड़ीसा, एर्रागुडी आंध्र प्रदेश आदि स्थलों से मिला है। हेडिंग दे दीजिए, स्तंभ अभिलेख। लिखिए, यह कांधार अफगानिस्तान, कौमा दिल्ली टोपरा ब्रैकेट में हरियाणा, टोपरा जो है हरियाणा में है, कौमा दिल्ली मेरठ ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी ब्रैकेट में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप उत्तर प्रदेश, फिर कौमा लौरिया नंदनगढ़, कौमा लौरिया अरराज और रामपुरवा स्तंभ लेख ब्रैकेट में बिहार से मिला है। अगला बच्चों हेडिंग दे दीजिए, गुहा लेख। अगला हेडिंग जो है गुहा लेख है। गुहा लेख में लिखिए, बराबर की पहाड़ी जो कि बिहार के गया जिले में स्थित है। यहां से कुल 4 गुफाएं मिली हैं। कर्ण चौपड़ विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि एवं सुदामा गुफा। अब बच्चों हेडिंग दे दीजिए, सम्राट अशोक के बृहद शिलालेख। ऐसे एक चार्ट बनाना है, सम्राट अशोक के बृहद शिलालेख और उनकी विषय वस्तु। ऐसे बच्चों एक चार्ट बना लीजिए और यहां पे कर लीजिए बृहद शिलालेख और यहां पर विषय वस्तु, और ऐसे करके लिखते जाइए। लिखिए प्रथम शिलालेख, यहां पे कर लीजिए प्रथम शिलालेख। कभी कभी गाहे बगाहे पूछ लेता है। प्रथम शिलालेख, विषय वस्तु मतलब इसमें क्या कहा गया है? सामाजिक उत्सव एवं जीव हत्या पर प्रतिबंध। सामाजिक उत्सव एवं जीव हत्या पर प्रतिबंध। द्वितीय शिलालेख कीजिए। द्वितीय शिलालेख मानव और पशुओं के लिए चिकित्सा प्रबंध। नेक्स्ट है चतुर्थ शिलालेख।
भेरी घोष के स्थान पर, चतुर्थ शिलालेख, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष नीति का पालन, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष नीति का पालन। पांचवां शिलालेख, पांचवां शिलालेख, धम्म महामात्यों की नियुक्ति, पांचवां शिलालेख, धम्म महामात्यों की नियुक्ति। अगला कर लीजिए 12वां शिलालेख, 12वां शिलालेख, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन। 12वां शिलालेख, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन। 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन, 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन। और 5 पड़ोसी राज्यों, कलिंग युद्ध का वर्णन और 5 पड़ोसी राज्यों, मिस्र, मैसिडोनिया, सीरीन, सीरीन सड़क वाला सा, सीरीन, कॉमा एपीरस, एपीरस, और सीरिया का उल्लेख, और सीरिया का उल्लेख। अंतिम कर लीजिए 14वां शिलालेख, अंतिम है बच्चों 14वां शिलालेख। साम्राज्य के दक्षिणी सीमा की जानकारी प्राप्त होती है, साम्राज्य के दक्षिणी सीमा की जानकारी प्राप्त होती है। अब हेडिंग दे दीजिए मौर्यकालीन प्रशासनिक दशा, हेडिंग दे दीजिए मौर्यकालीन प्रशासनिक दशा। पहला पॉइंट लिखिए, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। फुल स्टॉप। मौर्य शासन के अधीन, मौर्य शासन के अधीन विधि का निर्माता, मौर्य शासन के अधीन विधि का निर्माता, कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान और प्रधान न्यायाधीश, मौर्य शासन के अधीन विधि का निर्माता कौमा कार्यपालिका का प्रधान और प्रधान न्यायाधीश मौर्य सम्राट ही होते थे, मौर्य सम्राट ही होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, सम्राट को उनके कार्यों में सहयोग देने के लिए, सम्राट को उनके कार्यों में सहयोग देने के लिए एक केंद्रीय मंत्री परिषद होती थी, एक केंद्रीय मंत्री परिषद होती थी। फुल स्टॉप। केंद्रीय मंत्री परिषद में 2 प्रकार के मंत्री होते थे, केंद्रीय मंत्री परिषद में 2 प्रकार के मंत्री होते थे, 2 प्रकार के मंत्री होते थे जिन्हें तीर्थ एवं अध्यक्ष कहा जाता था, जिन्हें तीर्थ एवं अध्यक्ष कहा जाता था। फुल स्टॉप। तीर्थ वर्तमान कैबिनेट मंत्री के समान, वर्तमान कैबिनेट मंत्री के समान, जबकि अध्यक्ष वर्तमान राज्य मंत्री के समान होते थे, जबकि अध्यक्ष वर्तमान राज्य मंत्री के समान होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, तीर्थ क्रम में कुल मंत्रियों की संख्या, तीर्थ क्रम में कुल मंत्रियों की संख्या 18, जबकि अध्यक्ष क्रम में, तीर्थ क्रम में कुल मंत्रियों की संख्या 18, जबकि अध्यक्ष क्रम में कुल मंत्रियों की संख्या 27 थी, अध्यक्ष क्रम में कुल मंत्रियों की संख्या 27 थी। नेक्स्ट, प्रमुख तीर्थ समाहर्ता ब्रैकेट में वित्त मंत्री कॉमा सन्निधाता, समाहर्ता ब्रैकेट में वित्त मंत्री कॉमा सन्निधाता ब्रैकेट में राजकोषाध्यक्ष कॉमा पुरोहित, राजा के प्रधान सलाहकार, पुरोहित ब्रैकेट में राजा के प्रधान सलाहकार कॉमा सेनापति ब्रैकेट में सैन्य क्षेत्र के प्रमुख एवं दुर्गपाल होते थे, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कीजिए, एवं दुर्गपाल होते थे। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, प्रमुख अध्यक्षों में सीताध्यक्ष ब्रैकेट में कृषि विभाग का प्रधान कॉमा गणिकाध्यक्ष ब्रैकेट में वेश्यावृत्ति विभाग के निरीक्षक
वेश्यावृत्ति विभाग के निरीक्षक, कॉमा पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष ब्रैकेट में वाणिज्य विभाग के प्रमुख, पण्याध्यक्ष ब्रैकेट में वाणिज्य विभाग के प्रमुख, और अकाराध्यक्ष, और अकाराध्यक्ष ब्रैकेट में खनन विभाग के प्रमुख, ब्रैकेट में खनन विभाग के प्रमुख थे। अकाराध्यक्ष ब्रैकेट में खनन विभाग के प्रमुख हैं। हेडिंग दे दीजिए मौर्यकालीन, मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन, मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में ये पांचों नाम आप लिख लिए होंगे, कर लीजिए। कुल 5 प्रांत थे, कुल 5 प्रांत थे, और इसे बच्चों 5 लाइन में लिख लीजिएगा। अगला हेडिंग दे दीजिए नगर पालिका प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में कुल 5 प्रांत यहां पे मैं लिखा हूं, इसे आप लोग कर लीजिएगा। अगला हेडिंग दे दीजिए न्यायपालिका प्रशासन। लिखिए इस काल में या मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। प्रथम धर्मस्थलीय न्यायालय, प्रथम धर्मस्थलीय न्यायालय जो कि दीवानी मामलों के प्रधान थे, एवं दूसरा कंटक शोधन न्यायालय, एवं दूसरा कंटक शोधन न्यायालय ब्रैकेट में फौजदारी मामलों को देखता था, फौजदारी मामलों को देखता था। अगला बच्चों हेडिंग दे दीजिए नगर पालिका प्रशासन। न्याय प्रशासन हो गया, अगला नगर पालिका प्रशासन। मेगस्थनीज के इंडिका ग्रंथ में, मेगस्थनीज के इंडिका ग्रंथ में नगरपालिका प्रशासन की चर्चा है। मेगस्थनीज के इंडिका ग्रंथ में नगरपालिका प्रशासन की चर्चा है। फुल स्टॉप। नगरपालिका प्रशासन का संचालन 6 समितियों के माध्यम से, नगरपालिका प्रशासन का संचालन 6 समितियों के माध्यम से किया जाता था, 6 समितियों के माध्यम से किया जाता था। एवं सभी समिति में 5 सदस्य होते थे, एवं सभी समिति में 5 सदस्य होते थे। अर्थात कुल सदस्यों की संख्या 30 थी, अर्थात कुल सदस्यों की संख्या 30 थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नगरपालिका प्रशासन में विदेश विभाग समिति, कॉमा जनगणना समिति। न्यायपालिका प्रशासन में विदेश विभाग समिति, कॉमा जनगणना समिति, कॉमा उद्योग समिति, कॉमा वाणिज्य व्यापार समिति, कॉमा विक्रय कर का निरीक्षण करने वाली समिति, विक्रय कर का निरीक्षण करने वाली समिति। नेक्स्ट माप तौल का निरीक्षण करने वाली समिति थी, माप तौल का निरीक्षण करने वाली समिति थी। नेक्स्ट वैश्विक संदर्भ में संभवतः मौर्य काल वह प्रथम कालखंड था। वैश्विक संदर्भ में संभवतः मौर्य काल वह प्रथम कालखंड था जहां पर जनगणना करवाया गया। मौर्य काल वह प्रथम कालखंड था जहां पर जनगणना करवाया गया। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन, मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन। लिखिए मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के अंतर्गत, मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के अंतर्गत पैदल सेना, मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के अंतर्गत पैदल सेना, अश्वसेना, पैदल सेना, अश्वसेना, हस्ती सेना, पैदल सेना, अश्वसेना, हस्ती सेना, धनुर्धर सेना, हस्ती सेना, धनुर्धर सेना और नौसेना आते थे, और नौसेना आते थे। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए मौर्यकालीन गुप्तचर प्रशासन। हेडिंग दे दीजिए मौर्यकालीन गुप्तचर प्रशासन। लिखिए मौर्यकाल में 2 प्रकार के गुप्तचर थे, मौर्यकाल में 2 प्रकार के गुप्तचर थे जिनमें एक संस्था, मौर्यकाल में 2 प्रकार के गुप्तचर थे जिनमें एक संस्था ब्रैकेट में एक स्थान पर रहकर, संस्था ब्रैकेट में एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य, एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य, और दूसरा संचार,
और दूसरा संचार ब्रैकेट में गतिशील गुप्तचर, दूसरा संचार ब्रैकेट में गतिशील गुप्तचर हैं। हेडिंग दे दीजिए मौर्यकालीन, अच्छा ये हो गया ना, चलिए बच्चों मौर्यकालीन सामाजिक दशा का हेडिंग दे दीजिए। अब अगले मुद्दे पर हम लोग आ रहे हैं, मौर्यकालीन सामाजिक दशा। ऐसा कीजिए ना कि लिख लीजिए, मैं 10 मिनट रैप अप कर दूंगा, नहीं तो ये छूट जाएगा। मौर्यकालीन सामाजिक दशा बच्चों कर लीजिए, अभी आधा घंटा समय है, 15 मिनट में आप लिख लेंगे, 10 मिनट में मैं रैप अप कर दूंगा। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए मौर्यकालीन सामाजिक दशा, उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए समाज का स्वरूप, समाज का स्वरूप। लिखिए मौर्यकालीन समाज पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली का, मौर्यकालीन समाज पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता था, प्रतिनिधित्व करता था। अगला बच्चों हेडिंग दे दीजिए वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। लिखिए परंपरागत रूप से, परंपरागत रूप से समाज में कुल 4 वर्ण थे, समाज में कुल 4 वर्ण थे, जो कि क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, जो कि क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। परंतु मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था, परंतु मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था, जो कि निम्नलिखित हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। डैश देकर के कीजिए, 7 भाग मेगस्थनीज वाला पूछा है, डैश देकर के कीजिए। पुरोहित वर्ग, पुरोहित वर्ग, योद्धा वर्ग, मंत्री वर्ग, निरीक्षक वर्ग, पुरोहित वर्ग, योद्धा वर्ग, मंत्री वर्ग, निरीक्षक वर्ग, कौमा पशुपालक वर्ग, कृषक वर्ग एवं कारीगर वर्ग, पशुपालक वर्ग, कृषक वर्ग एवं कारीगर वर्ग। नेक्स्ट पॉइंट, मेगस्थनीज कुल 7 वर्ष तक भारत में रहे, मेगस्थनीज कुल 7 वर्ष तक भारत में रहे, परंतु उन्हें कहीं भी, मेगस्थनीज 7 वर्ष तक भारत में रहे, परंतु उनको कहीं भी भारत में दास नहीं दिखे, उनको कहीं भी भारत में दास नहीं दिखे। नेक्स्ट, आप बेटा सुमन जो भी समझ लीजिए, उन्हीं को नोट्स लिखवा रहा हूं। अगला पॉइंट कीजिए, अगला लिखिए, हेडिंग है महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति। लिखिए मौर्यकाल के दौरान महिलाओं की स्थिति, मौर्यकाल के दौरान महिलाओं की स्थिति उत्कृष्ट था, उत्कृष्ट था, फुल स्टॉप। महिलाओं को इस काल में शिक्षा का अधिकार मिला था, महिलाओं को इस काल में शिक्षा का अधिकार मिला था। नेक्स्ट, महिलाएं सम्राट की अंगरक्षिकाएं हुआ करती थीं, महिलाएं सम्राट की अंगरक्षिकाएं हुआ करती थीं। नेक्स्ट, इस काल के समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, इस काल के समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट, इस काल में महिलाओं को विवाह विच्छेद का अधिकार था, इस काल में महिलाओं को विवाह विच्छेद का अधिकार था। अर्थात यदि पति में कोई भी चारित्रिक, अर्थात यदि पति में कोई भी चारित्रिक दुर्गुण हो तो, या पति का किसी युद्ध में अंग भंग हो गया हो, या पति का किसी युद्ध में अंग भंग हो गया हो और पत्नी उसके साथ वैवाहिक जीवन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हो, पत्नी उसके साथ वैवाहिक जीवन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हो, ऐसी स्थिति में उस महिला को विवाह विच्छेद का अधिकार था, ऐसी स्थिति में उस महिला को विवाह विच्छेद का अधिकार। हाँ बेटा, विवाह विच्छेद का मतलब डाइवोर्स। अगला बेटा हेडिंग दे दीजिए शूद्रों की स्थिति, शूद्रों की स्थिति। ऐसा बेटा ना कि कई बार मैंने आप लोग को समझाया कि अगर लिखेंगे ना तो उससे थोड़ा सा हाथ खुल जाएगा। रिश्तेदार कोई घर परिवार में या
इसको आदत दिन 6 घंटा लिखना होता है। आप समझ रहे हैं कि अगले दिन कंपटीशन से बाहर जा चुके हैं। 1 घंटा अगर लिखवाया जा रहा है, 45 मिनट लिखवाया जा रहा है, तो उस पर अपना अपना विचार प्रकट मत कीजिए। मन करे तो लिखिए, नहीं मन करे तो आराम फरमाइए। कौन सा बच्चे अलग अलग माइंड से और लिखिए। मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति भी अच्छी थी। मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति भी अच्छी थी क्योंकि इन्हें वार्ता का अधिकार प्राप्त था। क्योंकि इन्हें वार्ता का अधिकार प्राप्त था। अर्थात एक शूद्र कृषि, पशुपालन तथा व्यापार वाणिज्य से जुड़े, एक शूद्र कृषि, पशुपालन तथा व्यापार वाणिज्य से जुड़े किसी भी आजीविका को अपना सकता था। किसी भी आजीविका को अपना सकता था। चलिए बच्चों, नोट्स खत्म हो गया, 10 मिनट में ही, लगभग 12 मिनट में हो गया। समाज का स्वरूप कैसा है भाई? तो समाज का स्वरूप जो है अभी आपने देखा, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली है। संयुक्त परिवार प्रणाली है। अगला बच्चों जो मुद्दा है वो क्या है? तो अगला मुद्दा जो है वो वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण हैं? तो कुल जो है 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण को तो आप जानते ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। इन 7 वर्गों में किसे किसे कहा भाई? 7 वर्गों में कहा कि समाज में जो है पुरोहित हैं, समाज में जो है योद्धा हैं, समाज में जो निरीक्षक हैं, समाज में जो है मंत्री हैं, समाज में कहते हैं कृषक हैं, पशुपालक हैं, और अंतिम बताते हैं कि कृषक, पशुपालक और कारीगर वर्ग हैं। कारीगर वर्ग हैं। चलिए जो है, तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से जो है समाज का ये स्वरूप हो गया। पुरोहित हैं, योद्धा हैं, निरीक्षक हैं, मंत्री हैं, कृषक हैं, पशुपालक हैं और कारीगर हैं। अब 7 वर्षों तक मेगस्थनीज भारत में रहे भाई। उनके सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। 395 से 298 BC तक रहे। पुरोहित जो है वो चतुर्वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मण हो गए। योद्धा, निरीक्षक, मंत्री क्षत्रिय हो गए। कृषक, पशुपालक, कारीगर जो हैं ये वैश्य की भूमिका में हो गए। 7 वर्षों तक रहने के बाद इन्हें दास कहीं पे दिखाई ही नहीं दिए, जबकि चाणक्य कहते हैं कि दास प्रथा विद्यमान थी। चाणक्य कहते हैं दास प्रथा विद्यमान था। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहां पे दासों की स्थिति इतनी अच्छी थी, यूरोप के दासों की स्थिति से इतनी अच्छी थी कि मेगस्थनीज जैसे व्यक्ति को वो दास की श्रेणी में समझ में ही नहीं आए। अगला बच्चों मुद्दा है, महिलाओं की स्थिति कैसी है? महिलाओं की स्थिति कैसी है? तो जो महिलाओं की स्थिति है वो उत्कृष्ट है, एक्सीलेंट है। क्यों भाई? क्योंकि इन्हें उपनयन का अधिकार था। उपनयन मीन्स की शिक्षा का अधिकार था। महिलाएं आत्मनिर्भर थी। सम्राट की वो अंगरक्षिकाएं होती थीं। महिलाओं को विवाह विच्छेद का अधिकार था। पति में अगर कोई भी दुर्गुण है तो वो डाइवोर्स दे सकती थी। परंतु बच्चों अपवाद ही होता है। चाणक्य ने क्या कहा है? चाणक्य ने महिलाओं को अनिष्कासिनी और अशूर्यपस्या कहा है। महिलाओं को अनिष्कासिनी और अशूर्यपस्या कहा है। अशूर्यपस्या कहा है। अनिष्कासिनी मीन्स की घर से बाहर नहीं निकलने वाली। अशूर्यपस्या मतलब सूर्य का दर्शन नहीं करने वाली। अब बच्चों आते हैं शूद्रों की स्थिति कैसी है? शूद्रों की स्थिति कैसी है? तो शूद्रों की स्थिति भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे शूद्र भाई प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में अछूत की तरह थे। उन्हें अछूत समझा जा रहा था। महान मौर्य साम्राज्य इसलिए नहीं कहते हैं कि बड़े बड़े भवन और राजमहल बनवाए थे। महान मौर्य साम्राज्य बच्चों इसलिए कहते हैं कि इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि समाज के वंचित और जो संवेदनशील वर्ग हैं उनके प्रति उन्होंने बहुत कुछ किया। शूद्रों को क्या था भाई? बहुत अच्छी स्थिति। शूद्रों को वार्ता का अधिकार था। वार्ता का अधिकार मीन्स की शूद्र जो हैं चाहे तो कृषि भी कर सकते हैं, चाहे तो पशुपालन भी कर सकते हैं, चाहे तो व्यापार वाणिज्य भी कर सकते हैं। कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये क्या था? ये मौर्य काल की सामाजिक दशा था। यहीं पे आज की क्लास का हम लोग औपचारिक रूप से समापन